Okay. So second law of thermodynamics states that the entropy of a universe is continuously increasing. Now before this एंट्रोपी क्या होता है इसके बारे में और हम थोड़ा पढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा बाद में करते हैं। एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं। एंट्रोपी से बढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? ए प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट इंटरनल इन्फ्लुएंस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि अपने आप होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फ्लुएंस के बिना कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ए प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विदाउट कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहता हूँ सोडियम है, सोडियम पे जैसे आपने पानी डाला तो क्या रिएक्शन हो गई, सो विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस है। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बाहर रखा हुआ है वो नहीं जलेगा, मैग्नीशियम के लिए आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। A reaction that occurs under specified set of conditions is a spontaneous reaction. A reaction that occurs do not occur the under the specified set of condition is a non-spontaneous. जो कि specified conditions में होती है वो हो एक spontaneous reaction, और जो कि which can does not occur under specified conditions is a non-spontaneous. All natural phenomena are spontaneous process until equilibrium is reached. जब तक उनमें equilibrium नहीं आता ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो अपने आप हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी वर्ड का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, और ये यूनिवर्स का नेचर का एक आप कह सकते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि हर यूनिवर्स अपने आप को एंट्रोपी में, रैंडमनेस में, डिसऑर्डरनेस में रखती है। So disorderness is a, you can say, unique quality of a nature. So entropy is a thermodynamic state quantity that measures the randomness or disorderness of molecule of a system. और जो भी किसी भी कोई भी सिस्टम अगर डिसऑर्डर्ड है वो चाहता है कि उस एंट्रोपी को वो जीरो कर ले, वो उस एंट्रोपी को खत्म करना चाहता है। तो एंट्रोपी is a thermodynamic state quantity that is measured by randomness or disorderness of molecule of a system. तो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल को मेजर करने वाली क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग एंट्रोपी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इट डिटरमाइंस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। ये सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। ग्रेटर द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम हायर इज द एंट्रोपी। जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी किसी सिस्टम में उतना ज्यादा उसमें एंट्रोपी होगी। फाइन। नाउ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं एंट्रोपी के लिए? So entropy change of a system in a process is equal to the amount of heat transferred to the system in reversible manner divided by the temperature at which the transfer takes place. अब सपोज करो, मान लो ये एक बकेट है, ठीक है, इस बकेट में क्या है? वाटर पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरीके से, ये है वाटर पार्टिकल्स। अगर आपने इसमें हीट ट्रांसफर करा, अब हीट ट्रांसफर कर दिया आपने एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल्टा टी सेम है, तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर करने से इन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आएगी, पार्टिकल्स इधर उधर मूव होने स्टार्ट होंगे और इनके अंदर रैंडमनेस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ? एंट्रोपी इनमें इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, सीधी सी बात है। यानी जब भी कभी कोई स्टेट चेंज होती है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। जैसे ही मोशन ऑफ पार्टिकल्स बढ़ना स्टार्ट हुआ इसका मतलब एंट्रोपी उसकी बढ़ गई। अब जैसे मान लो पार्किंग है, कोई गाड़ियां खड़ी हैं पार्किंग के अंदर, तो वहां पे क्या है? एंट्रोपी जीरो है, ठीक। जब मान लो जैसे आपने कभी देखा हो कि भाई कोई पार्किंग होती है उसमें सुबह सुबह 6 बजे के आसपास कोई ऑफिस है या बस स्टेशन की, बस स्टैंड की पार्किंग है, कहीं की भी पार्किंग लगा लो, या आप अपने स्कूल की पार्किंग लगा के चलिए। अब स्कूल अगर आपका 8 बजे का है तो 8 बजे के आसपास स्कूल में सारी गाड़ियां आएंगी। अगर आप उस पार्किंग को 8:30 और 9 बजे के आसपास देखोगे तो बिल्कुल एकदम शांत है, कोई उसके अंदर डिसऑर्डरनेस नहीं है, सब गाड़ियां अपनी अपनी जगह पे लगी हुई होती है। तो वो क्या हो गया? एंट्रोपी इज जीरो एट अराउंड 8:30 और 9 o'clock। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी 10 बजेंगे, सॉरी 2 या 3 बजे जैसे स्कूल की छुट्टी होती है
तो सब वहां से गाड़ियां इधर से उधर निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या हो गया, एंट्रोपी वहां पे उस टाइम पे चेंज हो गई और वो एंट्रोपी उसकी बढ़ती चली गई। ठीक, तो डिसऑर्डरनेस इज देयर, तो एंट्रोपी वहां पे कुछ ना कुछ ज्यादा होगी। फॉर्मूला, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम in a process is equal to amount of heat transferred to it in a reversible manner। अब किसी भी सिस्टम में कितनी अमाउंट ऑफ हीट हम लोग डाल रहे हैं, दैट टू इन रिवर्सिबल मैनर। अब रिवर्सिबल मैनर का मतलब क्या है कि बहुत छोटी छोटी अमाउंट में हीट अंदर डालते हैं, अगर उस हीट को हमने डाला और उसको हम लोग वापस भी निकाल सकते हैं। ये मतलब है रिवर्सिबल मैनर में। रिवर्सिबल मैनर का मतलब है कि जितना हीट चेंज करने पे चेंज हुआ उसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं अगर, तो उस अमाउंट की हीट हम डालेंगे, डिवाइड बाई द टेम्परेचर एट विच दिस हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। और ये सारा का सारा सिस्टम किस टेम्परेचर पे हो रहा है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, ये 40 पे हो रहा है, ये 50 पे हो रहा है, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग एंट्रोपी। तो हीट रिवर्सिबल डिवाइड बाई टेम्परेचर इज नोन एज एंट्रोपी। तो हीट is joule, temperature is Kelvin inverse, so unit of entropy is JK inverse, that is joule per Kelvin. Now if when delta S total is more than 0, the process is spontaneous. So for a spontaneous process there must be some entropy, उसके अंदर ही अंदर कोई ना कोई entropy होनी चाहिए जिसकी वजह से डेल्टा S क्या हो जाएगा, मोर देन 0 होगा और सिस्टम क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। अगर डेल्टा एस इज लेस देन 0 तो सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा इतनी इजीली। और डेल्टा एस अगर इसकी बिल्कुल ही 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब है दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, वो जितना आगे जा रहा है वो उतना ही पीछे जा रहा है। इज इट क्लियर? चलिए, अब डेल्टा एस दो टाइप की होगी। अब देखो जरा इधर, यहाँ पे अगर मोर देन 0 है तो इट इज पॉजिटिव, लेस देन 0 इट इज नेगेटिव। तो डेल्टा एस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर हम लोग इनको चीजों को भी चेंज कर सकते हैं। कंडीशन फॉर पॉजिटिव डेल्टा एस, अगर मैं पॉजिटिव डेल्टा एस की कंडीशन के बारे में बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों के दोनों टॉपिक। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, अगर रिएक्शन के अंदर मान लो एक पार्टिकल है और उसके रिएक्टेंट एक पार्टिकल है और उसके बाद में दो पार्टिकल मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो CaCO3 है, ये सॉलिड, इसकी डिकम्पोजिशन हो गई, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या हुआ, इसकी रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। मोशन ऑफ पार्टिकल, वही मैंने बताया था आपको, मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड को आपने बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, जब बॉईल किया या इसको हीट करा तो उसका इंटर पार्टिकल मोशन विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव डेल्टा एस। डेल्टा एस इज पॉजिटिव, इस केस में डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये दो पार्टिकल हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके पार्टिकल का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या है, इनकी रैंडमनेस इंक्रीज हो गई। डिक्रीज, रैंडमनेस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इनको आपस में कोई फोर्स नहीं, कोई भी कहीं भी कैसे भी जा सकता है, आपस में इनको कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो रैंडमनेस क्या हुई, इसकी इंक्रीज हो गई। अब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज वाला मैंने बॉयल वाला केस आपको बताया था, बॉयल हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, कंडीशन इज पॉजिटिव डेल्टा एस। इन कंडीशन फॉर नेगेटिव डेल्टा एस, एक बात याद रखना, सबकी सब चीजें इंक्रीज हो रही हैं, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होएगा तो चीजों का मोशन खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना इस बात को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे इंक्रीज होता है तो चीजों का मोशन होना खत्म, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ चीजों का मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ molecules and temperature increases, force of attraction will decrease for positive delta S. Now for negative delta S, number of particle decrease अगर combination reaction है, motion of particle decreases अगर मैं freezing कर रहा हूँ, ठीक है, ये कह सकता हूँ मैं combination reaction।
जैसे कि C plus O2 है, gives you CO2। तो दो चीजें एक बन गई, तो ये क्या हुआ, डेल्टा एस नेगेटिव आ गया यहाँ पे। मोशन ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, फ्रीजिंग कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज, फ्रीजिंग वाला, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। अब किसी चीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो उसका मोशन खत्म। तो कंडीशन फॉर नेगेटिव डेल्टा एस आर दीज फोर। ये इंपॉर्टेंट है, इन कंडीशंस को याद रख लिएगा, रखना। गॉट इट? इनमें कोई डाउट किसी को, जल्दी बोलो। इन दोनों चीजों में नहीं है? चलिए अब देखिए इनके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है। प्रिडिक्ट द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव एंट्रोपी। सबसे पहले एग्जांपल, CaCO3 gives you CaO plus CO2। ये क्या चीज है? पॉजिटिव डेल्टा एस, पॉजिटिव एंट्रोपी, बिकॉज एक पार्टिकल दो में कन्वर्ट हो गया। N2 गैस प्लस O2 gives you NO। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, तो ये नेगेटिव डेल्टा एस। क्लियर? SO2 एंड O2 दो चीजें थी, एक में कन्वर्ट हो गई, ये भी क्या है? नेगेटिव। क्लियर? N2 प्लस H2 दो चीजें एक में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है? नेगेटिव। HCl प्लस एक में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव। कूलिंग ऑफ N2, कूलिंग, कूलिंग का मतलब तो क्या है? नेगेटिव होना। तो सारे के सारे नेगेटिव हैं एक्सेप्ट फर्स्ट। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, ऑल द अदर आर नेगेटिव। इसमें कोई डाउट है, जल्दी बोलिए। अब एक बात याद रखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करो एक टेम्परेचर है, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस पे वाटर है या कोई भी पार्टिकल है, वो गैसियस फेज में है, वो लिक्विड फेज में है, और वो सॉलिड फेज में है। तो जो एंट्रोपी है गैस की विल बी मैक्सिमम, लिक्विड की उससे कम, और सॉलिड की सबसे मिनिमम होगी। इस बात को याद रखिएगा एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए एट 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस, वाटर इन लिक्विड फॉर्म और वाटर वेपर्स हैं, तो वाटर वेपर्स हैं और लिक्विड फॉर्म में, तो एंट्रोपी इज मोर दैट ऑफ द वेपर देन दैट ऑफ द लिक्विड। क्लियर? ये बात सारी सारी क्लियर हो गई? कोई डाउट इसके अंदर? चलो जी, अब फटाफट मुझे ये बताइए, व्हाट विल बी द डेल्टा एस साइन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, रैंडमनेस विल इंक्रीज, पॉजिटिव हो गया ये। लिक्विड से गैस में चल गया, पॉजिटिव। गैस और गैस दोनों चीजें कंबाइन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेगेटिव। अब इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे कितने? दो नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पे एक बन गया, कॉम्बिनेशन है नेगेटिव। H2 एंड N2, यहाँ पे दो थे, दो से कितना बन गया? एक बन गया, और वैसे भी गैस थी और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये नेगेटिव। अब यहाँ देखिए, एक मॉलिक्यूल है Cl2 का और यहाँ पे दो Cl के मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? साइन ऑफ डेल्टा एस इज क्लियर, डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन? ईशा, भूमिका, भानु, सक्षम, बोलिए बेटा। ओके, चलिए अब आता है गिव्स एनर्जी, दैट इज कैपिटल जी। गिव्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द maximum amount of energy available to the system during a process that can be converted into useful work। अब कोई सिस्टम है, उसको मैं कुछ अमाउंट में एनर्जी दे रहा हूँ किसी भी प्रोसेस के अंदर। अब उस अमाउंट में से
जितनी एनर्जी उसके यूजफुल वर्क में काम आ जाए उससे क्या बोलते हैं हम लोग, गिव्स एनर्जी। ठीक है, it is denoted by capital G. So gives energy of a system is defined as the maximum amount of energy available to a system during a process that can be converted into useful work. It is denoted by capital G, and capital G is given by delta H minus Ts. अब ये H क्या है? H is enthalpy minus Ts, temperature into entropy, where S is entropy and T is absolute temperature. अब एक बात देखो जरा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये अभी हमने पढ़ा था। तो यहां से क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इंटू टी। ठीक है, ये चीज थी। अब किसी भी बॉडी में जो टोटल हीट कंटेंट होता है वो होता है एंथैल्पी, कैपिटल एच। फाइन, ठीक। अब उस हीट कंटेंट में से मैंने क्या करा, क्यू माइनस कर दिया, और जितनी हीट बच गई वो था मेरा यूजफुल वर्क, तो कैपिटल जी में काम आई। सपोज करो आपको दिल्ली जाना है, आप सीपी जा रहे हो रेस्टोरेंट में खाने। सीपी का जो मान लो कोई रेस्टोरेंट कह दो, मैं कौन सा रेस्टोरेंट रहा हूँ, सीपी का जो परिक्रमा रेस्टोरेंट है, आपको वहां पे जाना है खाना खाने। ठीक है, आपके पास में 2000 रुपए हैं। 2000 रुपए आपके पास क्या हो गया, 2000 जो रुपीज से आपके पास, दैट इज टोटल हीट कंटेंट। ठीक है, वहां तक जाने का कुछ किराया भाड़ा लगेगा, माइनस किराया भाड़ा, दैट इज रैंडमनेस इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में जो किराया लगा वो, जो बचे हुए पैसे होंगे उसी से तो खाना खाओगे, दैट इज जी, जो कि आपको यूजफुल वर्क में हीट काम आई। इज दैट क्लियर? तो जी क्या हो गया, इट इज द हीट मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल to a system during the process that can be converted into useful work. H is enthalpy, T is temperature, and S is entropy. Clear? Is that clear? Anyone is having any doubt? Now, if temperature and pressure are constant, then the energy change of the system is delta G is equal to delta H minus T delta S. Suppose this is G1 is equal to H1 minus T S1 at constant temperature T. G2 will be equal to H2 minus T S2. Now G2 minus G1 will be equal to H2 minus H1 minus T H2 minus H1. So it means delta G is equal to delta H minus T delta S. तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। At constant temperature and pressure condition. So delta G का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए जितनी एनर्जी अवेलेबल है जिससे कि काम हो सकता है, जो यूजफुल वर्क करना है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल एनर्जी जो अवेलेबल है उसमें से जितनी रैंडमनेस क्रिएट करने में चली गई उस एनर्जी को माइनस कर दो, आंसर आपके पास में काम करने वाली एनर्जी को मिल गया। चलिए, नाउ गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। अब एंट्रोपी टोटल क्या होती है? टोटल एंट्रोपी का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, और सिस्टम की एंट्रोपी को हमने ले लिया डेल्टा एस, एंड सराउंडिंग की एंट्रोपी डेल्टा एस सराउंडिंग के तौर पर लिखेंगे। Now, according to second law of thermodynamics, for a spontaneous process at constant temperature, delta S total will be more than 0. अब ये आ जाओ दोबारा से इस पीछे वाली इस पर। Delta S total is equal to more than 0 for spontaneous process. Delta S is less than 0 for non-spontaneous process, equal to 0 for equilibrium। ये चीज पड़ी थी। अब ये देखो, the second law of thermodynamics states that the entropy of a universe is continuously increasing. तो सेकेंड लॉ कहता है कि यूनिवर्स के अंदर जो उसकी एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक यूनिवर्स है
उसमें जो पार्टिकल्स है उनके बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक थ्योरी ये है, ठीक है। जब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव जा रही है। तो एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल चेंज। इट डू सो विद द हेल्प ऑफ अ स्टेट फंक्शन कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। तो एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम कोई भी नेचुरल चेंज का डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए काम आता है, कि ये जो नेचुरल चेंज है किस डायरेक्शन में गया है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ है, या क्या डायरेक्शन क्या है उस चीज की, उस चीज को प्रेडिक्ट करने में काम आता है क्या, ये स्टेट फंक्शन, दैट इज एंट्रोपी। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। जो हीट होती है, हीट का जो फ्लो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, दैट इज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वो कभी भी लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं जाएगी, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे मान लो सर्दियों में हम लोग गीजर से पानी ऑन करके नहाते हैं, तो गर्म पानी है, तो हम गर्म पानी में कोई ठंडे पानी को मिलाते हैं या ठंडे पानी में गर्म पानी को मिलाते हैं, तो गर्म पानी का टेम्परेचर क्या होता है, लोअर होता है, और जो ठंडा पानी होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से हीट का क्या मतलब है, वो हायर से लोअर चीज हो जाती है हमेशा। दैट्स वाई जो गर्म पानी होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक। चलिए, now heat cannot be completely converted into an equivalent amount of work without producing any other thing. Now heat क्या है, हीट से हम लोग 100% यू कैन से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हीट कैन नॉट बी completely converted into equivalent amount of work done without producing wastage or without producing waste or without creating any entropy. तो हीट क्या है, हीट से हम कोई भी हीट होगा, कोई भी मेरे पास एंथैल्पी है, टोटल हीट हो गया, ठीक है, उसको मैं 100% वर्क डन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो हीट क्या होगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर से जो है वेस्टेज निकलेगी ही, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी रैंडमनेस, ठीक है। ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब मेन बात इसमें आपको क्या बताई, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस अगर नेगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस नेगेटिव। अब उसी बात को ध्यान में रखना है हमें यहाँ पे। According to second law of thermodynamics, for spontaneous process at constant temperature and pressure, delta S total is positive. Delta S total क्या positive होता है? If delta H is the enthalpy change of the system, then enthalpy change in the surrounding will be equal to minus delta H. यानी अब suppose करो delta S surrounding plus delta S system. अब ये एक आइस बॉक्स है या फिर कोई भी पानी का बॉक्स है, कुछ भी चीज है। तो डेल्टा एच ऑफ enthalpy change of a system, if delta H is the enthalpy change of the system, then enthalpy change of the surrounding will be minus delta H. अब ये सिस्टम है, मान लिया मेरा ये, इसके आसपास की जो सराउंडिंग है वो क्या होगी मेरे पास, ये क्या सराउंडिंग, अब मैंने मान लिया कि इसका डेल्टा एच चेंज हुआ, एंथैल्पी चेंज हुआ इसका। अभी जो एंथैल्पी चेंज इसमें डेल्टा एच है, और जो आसपास की चीजें, मान लो जैसे हीट इसके इधर चली गई, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा डेल्टा एच, क्लियर। क्योंकि हीट यहाँ से इधर चली गई, मान लिया, या मान लो एक गर्म था तो इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेके चलता हूँ तो इसमें सराउंडिंग के अंदर उसका उल्टा इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। हो सकता है इसमें नेगेटिव होगा तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों में कुछ हो भी, जो भी इफेक्ट होगा वो अपोजिट होगा। अगर ये मान लो बर्फ है, हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो इसका डेल्टा एच क्या, हीट इज एब्जॉर्ब, तो नेगेटिव हो गया, इसका क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो गया। ये इसने हीट रिलीज कर दी तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसे कुछ भी हो सकती है चीज, पर ये होगी हमेशा अपोजिट। तो हमने क्या करा, देयरफॉर डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। तो क्यू बाई टी था, क्यू बाई टी को डेल्टा एच बाई टी कर दिया हमने यहाँ पे। तो हेंस टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एस टोटल विल बी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एच।
डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा डेल्टा एच अपॉन टी। इस फॉर्मूले में डेल्टा एस सराउंडिंग को हमने वैल्यू दे दी यहाँ पे माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। ठीक, चलो जी। अब क्या करा इन्होंने, यहां से टी को कॉमन ले लिया। अब दिखाता हूं आपको इसमें क्या करा। ये इक्वेशन है, जहां तक कि इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम, टी कॉमन माइनस कर रहे हैं तो टी डेल्टा एस हो जाएगा, ये माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई टी, और ये टी उठ के इधर चला गया, तो टी डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, और डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये क्या होता है, डेल्टा जी। ये देखो ना, ये क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा जी हो गया, तो डेल्टा जी क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले। चलो एक बार और एक चीज और देखते हैं। अगर हम देखा था तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच था, ना कि माइनस डेल्टा एच। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बन गया, माइनस, इसको बात टी डेल्टा एस टोटल, माइनस कॉमन लिया, टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच। ठीक है, ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा जी। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, delta G is equal to minus T delta S total. So this equation indicates that delta G and delta S have opposite signs because temperature is always positive. इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर तो कोई नेगेटिव होता नहीं है। डेल्टा जी और डेल्टा एस है, यहाँ पे इनके अपोजिट साइन होते हैं, ये बात याद रखिए। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए।